हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और कल हम लोग 11वीं क्लास में ज्योग्राफी देख रहे थे। चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था और 10 में हम लोग आपका देख रहे थे वायुमंडल में जल। तो वायुमंडल में जल में हमने बहुत सारी बेसिक बाकी चीजों को उसमें हमने पढ़ने का प्रयास किया। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया जल जो है हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। हमने बाष्पीकरण और वाष्पोसर्जन जो क्रिया हमने देखी कि बाष्पीकरण आम रूप में जो वाटर है आपका स्पेस जो खुला हुआ है उसमें, और वाष्पोसर्जन होती है आपके पौधों के माध्यम से। ठीक है, वो हमने देख लिया। संघनन, कंडेंसेशन को देखा, फिर हमने रेनफॉल को देखा और उसके बाद हमने हवा में आर्द्रता की परिभाषा को पढ़ा। आर्द्रता को हमने जानने का प्रयास किया और इसमें आर्द्रता को हमने साफ और स्पष्ट शब्दों में पढ़ा और कहा हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। मात्रात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रकार में व्यक्त करते हैं। वायुमंडल में इसकी विभिन्न प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूदा जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। प्रति ग्राम घन मीटर के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता होती है पूरी तरह से। एप्सिलेंट को हमने देखा कि एप्सिलेंट क्या है, कि आपका हवा द्वारा जलवाष्प को पूरी तरह से ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो टेम्परेचर पर निर्भर होती है। इसी टेम्परेचर के निर्भर होने के कारण इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। उसके बाद हमने देख लिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि जब हम ह्यूमिडिटी को आपका परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तब क्या होता है, तब हम इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये देख लिया। तो इस तरीके से संतृप्त को हमने देखा कि संतृप्त की स्थिति वो है कि अब और इससे अधिक कोई चीज जलवाष्प को ग्रहण नहीं कर सकती। जो हम लोग तापमान है और संतृप्त हो जाती है वहीं से आपका क्या होता है, ओशांक यानी कि डीप फ्रीजिंग पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया। बाष्पीकरण तथा जो आपका संघनन है इसको हमने आपका देख लिया कि किसको बाष्पीकरण या संघनन कहते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा क्या है, कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, बाष्पीकरण बेसिकली है क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है, जल वाष्प द्रव की अवस्थाओं में किस प्रकार से ताप होता है, ताप के द्वारा कैसे बाष्पीकृत होता है। ठीक, आर्द्रता क्या है। ठीक, वाष्पिक शून्य होता है उसमें बाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इसमें हमने लेटेंट हीट को भी देखा कि आपने देखा ना कि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। इसलिए जब हम हाथ आगे करते हैं हमारा हाथ क्या होता है, भाप के ऊपर जल जाता है। ठीक, आर्द्रता कम होगी, क्या स्थिति होगी, अवशोषित होगी तो क्या होगी। इन सभी चीज को, कोहरा, कुहासा, जलमंडल, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे। आगे पढ़ेंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले पीछे कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेरी चैप्टर से संबंधित किसी भी बच्चे का है उससे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी? यह है उस समय तक हो सकता है जब तापमान औशांक बिंदु के नजदीक होता है। क्या होता है? तापमान औशांक बिंदु के नजदीक होता है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा हवा में सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो जो इस प्रकार के ठंडा होने की निर्भर है वो क्या करती है, इस मात्रा पर, इस पर आपका डिपेंडेंट होती है कि जो संघनन है, जो ठंडा हो रहा है, वो उसकी मात्रा पर की कितनी क्वांटिटी है और हवा की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें कितना परसेंट आपका ह्यूमिडिटी है, इनके ऊपर डिपेंड होती है। कंडेंसेशन एयर के आयतन में, ताप में, दाब में तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तथा तापमान औशांक बिंदु पर गिर जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाते हैं। बाष्पीकरण द्वारा वायु में तथा और अधिक जल बाष्पीकृत प्रविष्ट हो जाता है। फिर हवा के तापमान में कम संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था होती है। देखिए होता क्या है, वायु का एक अपना आयतन होता है, एक क्षेत्र घेरती है वायु, तथा क्षेत्र घेरने के साथ
तापमान के दोनों ही कम हो जाते हैं, ठीक है। और वाष्पीकरण का जो कारण है, जो आपका वाष्पीकरण है, ठीक, के द्वारा वायु और अधिक जल वायु और अधिक जलवाष्प की आपकी प्रवृत्ति होती है। फिर भी हवा के तापमान में कम संघनन के लिए ही अच्छी अवस्था होती है कि कम संघनन होगा और उसकी अवस्था कैसी होगी, अच्छी होगी। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित रूपों में वर्णित है। कैसे है? निम्नलिखित रूपों में आपका वर्णित है, जैसे ओस, कोहरा, तुषार, बादल। ये सारी चीजें, ओस क्या होती है, कोहरा क्या है, तुषार क्या है, बादल क्या है। तो जब संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, तो वायुमंडल में जो आपका जलवाष्प है, क्या है, वायुमंडल की जो आपका जलवाष्प है, जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर वाष्पीकृत हुआ जल जो कंडेंसेशन के फॉर्म में आता है, उसी का अलग अलग रूप बन जाता है। वही आपका ओस बनती है, वही कोहरा बनता है, वही तुषार बनता है, वही आपका बादल की स्थिति बन जाती है। ठीक। संघनन तब होता है जब औसांक मानव जमा बिंदु से नीचे होता है। कैसा होता है? औसांक मानव जमा बिंदु से नीचे होता है। संघनन तब नीचे होता है, तभी संभव होता है कि औसांक जमा बिंदु से ऊपर हो। देखिए, औसांक कब होगा? जब तब संघनन औसांक जमा बिंदु से नीचे हो। यानी कि एक एवरेज टेम्परेचर से अगर नीचे तापमान गिर जाए तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। आप देखते हैं, अचानक आप जा रहे हैं, अचानक से फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है और अचानक से धम 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 ओले पड़ने लगते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है। वो क्या होता है कि जो औसांक पॉइंट का बिंदु है, टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, तो जो कंडेंसेशन वाली जो आपकी बूंद थी वो किस में बदल जाती है? तुरंत आपका बर्फ में चेंज हो जाती है। और बर्फ में ही चेंज होने की वजह से क्या होता है? पाला पड़ता है। तो इस प्रकार ये सारी चीज हमको इसमें देखने के लिए बहुत आराम से मिल जाती है। तब भी संभव है कि जब औसांक जमा बिंदु से ऊपर हो। और ये कह रही है ऐसा ही हो सकता है कि जब आपका मान लीजिए ये कोई आपका फ्रीजिंग पॉइंट था, अगर भाई से नीचे गया तो टेम्परेचर जम गया और टेम्परेचर ऊपर चला गया, तो तब भी ये संभव हो सकता है कि बर्फ आपकी पड़े। अब कुल मिलाकर कंडेंसेशन में जलवाष्प आर्द्रता के रूप हैं ओस, कोहरा, कुआसा। एक एक करके थोड़ा सा इनको देखेंगे, लेकिन कोहरा कुआसा पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लीजिए कि जितना भी प्रोसेस है सब आपका, जो आपका संघनन हो रहा है, जो जलवाष्प की बूंदे आकाश में वायुमंडल में जाकर आपका धूल के कारण, नमक के कारण से चिपक कर जो ठंडी हो रही हैं और ठंडी होकर आपस में बूंद बन रही हैं, उसी बूंद का ही आपका अलग रूप है। कहीं कोहरा कहते हैं, कहीं कुआसा कहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी आपका डिफरेंट है। उनको हम लोग इसमें देखें। बादल की पत्तियों जो आपके पौधों की जो आपकी पत्तियां हैं और ठंडी सतह पर पानी की बूंद के रूप में जम जाती हैं। होता क्या है? आर्द्रता होनी थी एटमॉस्फेयर में। आर्द्रता कहाँ हो? हवा के ऊपर, हवा में होगी संघनन, और वो इसका सेंटर पॉइंट होगा। वो वहां ना बनकर कहाँ बनेगी? हवा थी, अब देखिए पानी वेपराइज हुआ, ऊपर उड़ा, अब उसको यहाँ आपका संघनित होना था, नहीं हो पाई। क्या हुई? वो आपका यहाँ जम गई, पेड़ों के पत्तों पर जम गई, यहाँ जमी। कुछ इस तरीके से आपका पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, घास, उन पर जब आपका जम जाती है ठंडी होकर, इसी को कहते हैं ओस। आप देखते हैं हमको दिखाई नहीं देती, जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं ओस मिलती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश होना चाहिए। कि भैया बनेगी कैसे, क्या कंडीशन है कि ओस पड़ेगी या जमेगी, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है आसमान साफ होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई, आर्द्रता अच्छी हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रातें ठंडी और लंबी होनी चाहिए। जैसे आजकल का जो मौसम है, बिल्कुल बढ़िया मौसम है ओस के लिए। अगर आप शाम को 8 बजे बाइक अपनी बाहर छोड़ दो,
कोई भी सामान आप उस पर हाथ से इस तरह से, ओस आपको दिखे मिलेगी। कारण आसमान साफ है, वायु शांत है, हाई रिलेटिव आपको ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलेगी, मौसम ठंडा है और रातें कैसी हो रही हैं, लंबी। तो यही कारण है कि जितनी सारी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए आपको ओस को बनने के लिए वो सारी उपलब्ध है। तो नोट करके लिखिए ओस क्या है, पूरा इस तरीके से कॉपी करें। कॉपी नहीं कर सकते तो आप इसको हाईलाइट करिए और इसके नीचे पॉइंट आउट करिए, ठीक है, कि जब हवा आपका धरातल के ऊपर हवा में संघनित होती है होकर तो वहां कहां जमती है, पत्थर, घास और पौधों पर, पत्तियों पर, तो ये आपके पानी की बूंदों के रूप में जम जाती है और हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये है आपका ओस। ध्यान रहेगा ओस क्या है। चलिए आगे बढ़। तुषार। अब संघनन ओस आपने देख ली, जो चीज हवा के ऊपर इकट्ठी होनी थी वो धरातल पर इकट्ठी होगी। भाई यहाँ भी तो हवा में ओस ही है। आप कहेंगे सर ओस नहीं है। ओस अगर नहीं है तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। मान लीजिए आप एक आइस का टुकड़ा ला कर रखिए, किसी ग्लास में ठंडा पानी रखेगी, उसके चारों तरफ आपका बर्फ पानी जम जाएगा। जब पानी ग्लास से बाहर ही नहीं आया तो कहाँ से आ गया पानी? वही एटमॉस्फेरिक पानी है, वही आपका जल वाष्प है। कहाँ जम गई? यहाँ जम गई। जमनी कहाँ चाहिए थी? ऊपर। जमी क्यों? क्योंकि जो कंडीशन उसको चाहिए जमने के लिए वो आपका नीचे मिल गई और वो आपका ऊपर नहीं जा पाए। तुषार ठंडी सतह पर बनता है। कहाँ बनता है? जहां पर स्पेस ठंडा हो, जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो। कंडेंसेशन का एक टेम्परेचर होता है, अगर उससे नीचे आपका गिर जाए, आपका चला जाए, मान लीजिए यहां पर वो आपका जमना था और वो और नीचे गिर गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इस स्थिति में औसांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है, तो अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय सिर्फ छोटे छोटे बर्फ के रबों में बदल जाती है। तो यही चीज जो आपकी पानी की बूंदों के रूप में बनना था वो किसकी वजह बन जाएगा? छोटे छोटे जो आपके बर्फ हैं और जो बर्फों के रवे हैं, इन रवों के रूप में आपका परिवर्तित हो जाएगा। उजले तुषार के बनने से सबसे उपयुक्त अवस्था ओस बनने की अवस्था के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर उससे नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके जमाव बिंदु से आपका नीचे होना चाहिए। ठीक, ये हमको आपका देखना है। देखिए, तो यानी कि जहां पर आपकी बर्फ की बूंदें नहीं बनी और वो सीधे आपके बर्फ के रवे के रूप में छोटे छोटे बार क्रिस्टल बन गए, वही है आपका तुषार। तो तुषार आपको स्पष्ट हो गया कि क्या है। अब है कोहरा और कुहासा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भारी हुई वायु असहित अचानक नीचे की ओर गिर जाती है। मान लीजिए जल वाष्प बहुत ज्यादा हो गई और उसके कारण भारी हुई और भारी होने के कारण वायु अचानक नीचे की ओर गिर जाती है, तब छोटे छोटे धूल के कण के रूप में ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मान लीजिए यहाँ कुछ आपके इस तरह के धूल के कण थे, अचानक वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर इस तरीके से आपका नीचे गिरने से पहले यहाँ इस प्रकार वो आपका संघनन की प्रोसेस शुरू हो गई। ठीक, इसलिए कोहरा एक बादल है। कोहरा क्या है? एक प्रकार का आपका बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। तो कहाँ होता है? या तो सतह के बहुत नजदीक होगा या आपका सतह पर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, या तो सतह के नजदीक होगा या सतह पर होगा। कोहरा तथा कुहासे के कारण दृश्यता यानी कि देखने की विजिबिलिटी जो होती है वो कम
यानी कैसी हो जाती है, कम या शून्य तक हो जाती है। जब आप देखते हैं जब कोहरा आता है खासकर प्लेन एरिया में, तो आप देखने को मिलेगा मैदानी क्षेत्रों में, वहां देखने की विजिबिलिटी है पास का आपका 10 मीटर तक का नहीं दिखता। ठीक, तो विजिबिलिटी को कम कर देता है। और जहां पर शहर हैं, औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा में अधिकता होती है। और आप इसका एग्जांपल दिल्ली समझ सकते हैं, गाजियाबाद के आसपास का नोएडा के क्षेत्र को देख सकते हैं कि वहाँ इंडस्ट्री वगैरह पास पड़ोस में है, गुड़गांव वगैरह में, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसा होता है वहाँ। पूरे दिन कोहरा कुआसा भरा रहता है, कोहरा कोहरा रहता है, बादल जैसे बने रहते हैं, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति जिसमें कोहरा और धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। यानी कि जहां पर कोहरा और धुआं दोनों मिल जाए वो क्या है, धूम्र कोहरा। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना ही अंतर है, ध्यान दीजिए, डिफरेंसेस बता रहे हैं दोनों के। कोहरे और केवल कुहासे में इतना ही अंतर है, कुहासे में कोहरे का अपेक्षित नमी अधिक होती है, कोहरे में नहीं, कुहासे में कोहरे की तुलना में अधिक। तो कुहासे में क्या है, नमी अधिक है, इसलिए प्लस और यहां माइनस कर देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो बस इसी का अंतर है कि दोनों में अगर पूछ लिया जाए कि क्या डिफरेंसेस है, तो कुहासे में नमी अधिक होती है, कोहरे में नमी। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, तो कुहासा कहां मिलता है, पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उड़ती उड़ती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। हवा गर्म हुई, उठी, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ऐसे हवा उठ रही थी, यहाँ संपर्क में आई और आपका ठंडी हो गई। और ठंडी होने के कारण क्या होता है, कुहारे कोहसे की अपेक्षा अधिक शुष्क होती है। और ये कैसी होती है, ड्राई होती है। कोहरे में जो कुहासा है वो अधिक कैसा है, ड्राई है, जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है। तो गर्म हवा की धारा, गर्म कौन सी थी, जो नीचे से उठी थी, उठती ही तब है जब वायु गर्म होती है। किसकी धारा के संपर्क में आई, ठंडी की। ठंडी कैसी थी, जो पहाड़ पर होती है, जो पहाड़ पर बह रही होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है, टेम्परेचर कम रहता है, के संपर्क में आई और प्रबल हो गई। कोहरे छोटे बादल हैं जिनमें धूल कण, धुएं के कण, नमक के कण और केंद्रों के चारों तरफ संघनन की क्रिया होती है। और ये सारी प्रोसेस आपको देखने के लिए इसमें मिलती है। तो ये है एक पूरा प्रोसेस कि कोहरा और कुहासे के बीच क्या अंतर है। तो एक बार देख लीजिए, कोहरा और कुहासा क्या होते हैं, तो एक ही जगह होते हैं, सतह के नियरेस्ट होते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। जो कुहासा होता है, कुहासे में आपका नमी ज्यादा पाई जाती है, कोहरे में आपका नमी कम होती है। कुहासा जो है आपके पहाड़ों के ढाला, जो घाटी वाला क्षेत्र है, मान लीजिए आपका पर्वत है, इसके आपके समीप होती है। ठीक, और जो कोहरा है वो आपके मैदानी क्षेत्रों में अधिक देखने के लिए मिलता है। कुहासा ड्राई होता है, और जब आपका गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तब ये चीजें उत्पन्न होती हैं। तो प्रोसेस ऑफ संघनन में ये सब है। देख लिया, कोहरा कुहासा विजिबिलिटी के कारण चीजें होती हैं, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, बादल। आपने बहुत बार बादलों को घूमते चलते फिरते देखा होगा। क्या ये वही वही वाले बादल हैं, या इन बादलों में कोई अंतर है किसी प्रकार का, कोई हमको डिफरेंसेस आपका देखने के लिए मिलेगा। देखिए, बादल पानी की छोटी छोटी बूंदे या बर्फ के छोटे रवों की सहायता है, इनसे ही बने होते हैं। अब बताइए, बर्फ के छोटे रवे और टुकड़े किसमें बनते हैं, बताइए। ओस में नहीं बनते, कोहरे में नहीं बनते, कुहासे में नहीं बनते, किसमें बनते हैं, अभी अभी पढ़ाया बिल्कुल तुषार, देखिए गोल करके भी लिखवाया है कि आपका इसमें रवे के रूप में जम जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक एक प्रॉपर हाइट पर पहुंच जाते हैं और वहीं जलवाष्प का आपका कंडेंसेशन होता है, और उसी के कंडेंसेशन के कारण सारी चीजें होती हैं। निर्माण पृथ्वी की सतह के कुछ ऊंचाई पर होता है,
इसलिए विभिन्न आकारों के होते हैं, उनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता, अपारदर्शिता होता है। ये सारी चीजें इसमें आपको स्पष्ट से दिखाई देंगी कि कैसे इनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, अब इसमें जो है आपका जो ऊंचाई के आधार पर उनका विस्तार है, उनका घनत्व है, उनका पारदर्शिता है और अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को हमने 4 रूप में इसमें रखा गया है। सबसे पहले पक्षाद मेघ, कपासीय मेघ, स्तरीय मेघ और आपका वर्षा मेघ। तो इनके टाइप हैं अलग अलग, 4 रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और 4 रूप में ही इनको देखेंगे। हो गया? तो बेटा जी, सबसे पहले आप सभी लोग बादलों के 4 प्रकार के नाम जरूर लिखिए, ठीक। पक्षपात मेघ, कपासीय मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा। देख लिया? चलिए, अब आप मुझे बताइए, आज शुरू करें या फिर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करें? मैं चाहता हूं एक साथ अगले में हो जाए, क्योंकि एक बादल हो एक छूट जाए वो अच्छी बात नहीं। तो एक बार वापस पीछे देख लीजिए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई आपका कुछ डाउट ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो। चलिए, तो इसी बात के लिए कुछ पूछ लिया जाए थोड़ा थोड़ा। अब आप मुझे बताएंगे कि हम लोग आर्द्रता को मापने की इकाई क्या है? बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि ह्यूमिडिटी को मापने का जो एक आपका मेजरमेंट यूनिट है, जो उसकी इकाई है, वो क्या है? कौन बच्चा बताएगा? चलिए, देख लिया, इसको हम लोग आपका यहाँ तक इतना पढ़ लिया। कोई क्वेरी रही हो, किसी का कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको बताया था, वापस आपको लिखा देता हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ इस तरीके से, ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। ये आप देखिए, हो गया? चलिए, यही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने बता दी थी, ठीक है। ओस को हमने देख लिया, ओस क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने जो आपका तुषार है, तुषार को देख लिया। तुषार के बाद हमने कोहरा और जो कुहासा है इसको देख लिया, ठीक है, ठीक। बादलों की बात है, बादलों को हम कर लेंगे आपका कि कुछ 8,000 की ऊंचाई पर हैं, कुछ 12,000, कुछ 4,000 से 7,000 की ऊंचाई पर, और उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से बादल हैं, कैसा है, और फिर ये भी बताएंगे कौन से बादल सबसे ज्यादा आपकी वर्षा करते हैं, इनको देखिए। चलिए बच्चों, ध्यान रहेगा इतना। कोई डाउट किसी बच्चे का? मैं पूछ रहा हूँ, फिर हम लोग आपका लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।